अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बायो क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 डिजीजेस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। You are quite familiar with the name of the diseases like dengue, COVID-19, hepatitis B, and typhoid. Now let us explore the topic of diseases. कह रहे बच्चों, आप बहुत अच्छी तरह से चंद बीमारियों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। कह रहे हैं आप इनको जानते हैं, लाइक डेंगू, कोविड-19, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड एक्सेट्रा। यहाँ पर हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिजीजेस। अ डिजीज इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म causing harm or discomfort। तो डिजीज क्या है बेसिकली? ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी हालत है जो कि एक ऑर्गेनिज्म की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है, उस पर असरअंदाज होती है। और क्या करती है, काजिंग हार्म और डिसकम्फर्ट, यानी उसको हार्म यानी नुकसान पहुंचाती है और डिसकम्फर्ट करती है। ठीक है। इट कैन बी काज्ड बाय जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल और इन्फेक्शन। और ये जो कंडीशन है ये किस वजह से हो सकती है, डिजीज किस वजह से हो सकती है? ये जेनेटिक्स यानी जीन्स की वजह से भी हो सकती है, इन्वायरमेंट माहौल की वजह से भी, लाइफस्टाइल तर्ज जिंदगी की वजह से भी, इन्फेक्शन की वजह से भी। A disease has a more objective biological or pathological basis। कह रहे जो एक डिजीज होती है उसकी ऑब्जेक्टिव, बायोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल बेसिस हो सकती हैं। While often used interchangeably, disease and illness have distinct meanings। कह रहा है हम अक्सर इन दोनों को आपस में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, डिजीज को और इलनेस को, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग है वो डिस्टिंक्ट है यानी डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। एन इलनेस इज अ पर्सनस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग अनवेल। कह रहा है जो इलनेस होती है वो एक पर्सन का जो एक्सपीरियंस होता है कि फीलिंग अनवेल यानी अच्छा महसूस ना करना। इट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक डिजीज। ये जो है ये किसी डिजीज से रिलेटेड हो भी सकती है और नहीं भी। While disease focuses on the medical aspect, illness includes personal, social and cultural factors। कह रहा है कि जो डिजीज है वो मेडिकल एस्पेक्ट यानी मेडिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर फोकस करती है, जबकि जो इलनेस होती है वो फोकस करती है पर्सनल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पर। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, अगर हम डिजीजेज को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन तो दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक्यूट डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस कौन सी होती हैं? शॉर्ट टर्म डिजीजेस दैट रिजॉल्व ऑन देयर ऑन और विद ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल नमूनिया। कह रहा बच्चों एक्यूट डिजीजेस वो डिजीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, कुछ देर के लिए होती हैं, और जो विच रिजॉल्व जो ठीक हो जाती हैं ऑन देयर ऑन जो खुद बहुत ठीक हो जाती हैं, या ट्रीटमेंट अगर जब हम उनका करते हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर नमूनिया। नेक्स्ट आ जाती हैं क्रोनिक डिजीजेस, लॉन्ग टर्म डिजीजेस दैट परसिस्ट और वर्सन ओवर टाइम। कह रहा है कि ये क्या होती हैं, ये लंबे टाइम के लिए होती हैं डिजीजेस जो कि परसिस्ट हमेशा के लिए रहती हैं, या वर्सन या क्या जाती हैं, सीवियर होती जाती हैं, बुरी होती जाती हैं विद द टाइम। फॉर एग्जांपल डायबिटीज। अकॉर्डिंग टू काजेस, डिजीजेस आर इधर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। अच्छा, ये ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि वो कितने टाइम के लिए रहती हैं, तो उस पे बेसिस पर दो टाइप्स हैं डिजीजेस की, एक्यूट डिजीजेस, क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीजेस जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, क्रोनिक डिजीजेस लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। सिंपल सी बात। अब आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू काजेज, कि डिजीज का काज क्या है, वजह क्या है, किस वजह से वो डिजीज है, उसकी बेस पर डिजीजेस की दो टाइप्स हैं, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इन्फेक्शियस डिजीजेस।
infectious diseases can spread from person to person or from animal to people। कह रहा बच्चों जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं ये क्या हो सकती हैं, ये स्प्रेड यानी फैल सकती हैं एक शख्स से दूसरे शख्स में या एनिमल से पीपल में। An infection occurs when a pathogen enters and multiplies inside a person body causing disease। कह रहा है कि इन्फेक्शन कब होता है कि जब कोई पैथोजिन, ठीक है, पैथोजिन कह सकते हैं बच्चों एस एनी ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करता है, हार्म करता है इसी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो कह रहा है कि जब कोई पैथोजिन वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है। कह रहा है जब वो इंटर करेगा किसी इंडिविजुअल के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा और वहां पे क्या करेगा, डिजीज काज कर देगा। अ पैथोजिन इज अ एजेंट दैट काजेज डिजीज और इन्फेक्शन। तो कह रहा है आगे उसने पैथोजिन की डेफिनेशन लिख दी कि पैथोजिन क्या है। कह रहा है कि पैथोजिन कोई भी एजेंट है, ठीक है, जो क्या करता है, जो कि डिजीज काज करता है या इन्फेक्शन काज करता है। टाइप्स ऑफ पैथोजिन इंक्लूड, पैथोजिन कौन कौन से हो सकते हैं, वायरसेस, जो वायरसेस हैं वो भी पैथोजिन में आ सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड पैरासिटिक वर्म्स। ठीक है, पैथोजिन में क्या क्या आ सकते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, कुछ समय जो डिजीज है बैक्टीरिया काज करते हैं, वायरसेस भी काज करते हैं, फंजाई, प्रोटोजोन्स, पैरासिटिक वर्म्स। They can spread in several different ways through skin contact, the transfer of bodily fluids with feces, ingesting contaminated food or water, inhaling airborne particles or droplets, touching an object that a person carrying the pathogen has also touched। कह रहा है अब ये जो होते हैं पैथोजेंस ये मुख्तलिफ तरीकों से फैल सकते हैं। सबसे पहले ये स्किन कंटेक्ट के थ्रू, उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स, बॉडीली फ्लूइड्स सब ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड अगर हम किसी को डोनेट करते हैं और ब्लड में पहले से था पैथोजिन, तो वो जिसको हम रिसीवर है जिसको हम ब्लड दे रहे हैं उसमें चले जाएंगे फिसिस के थ्रू। और ऐसा अगर फूड या वाटर हम खा रहे हैं जो कंटेमिनेटेड था यानी जिसके अंदर पैथोजिन्स मौजूद थे, ठीक है, टचिंग एन ऑब्जेक्ट दैट अ पर्सन कैरिंग द पैथोजिन आल्सो टच्ड। अब आगे देखें तो सब टॉपिक है हमारे पास 8.2.1 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। अच्छा ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है इनकी भी आगे से फर्दर टाइप्स है, अब हम वो पढ़ेंगे। द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस आर वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोन इन्फेक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। अब मैंने ऊपर पढ़ा था ना कि पैथोजिन्स पांच टाइप के हो सकते हैं। पैथोजिन वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है, पैरासिटिक पैरासाइट हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इन्फेक्शन है वो भी पांच टाइप्स के हैं, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोन इन्फेक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। नीचे देखिए एक टेबल हमें शो किया हुआ है, टेबल 8.1 टाइप्स ऑफ पैथोजिन, देयर डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल एंड डिजीज। ये पैथोजिन्स की टाइप्स बताई हुई है, एक कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, देन उनकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, देन उसे नेक्स्ट कॉलम में उनकी एग्जांपल दी हुई है, नेक्स्ट उससे कॉलम में डिजीज बताई हुई है जो वो काज करते हैं। पहला पैथोजिन है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं विदाउट न्यूक्लियस। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं यानी इनके अंदर एक ही सेल मौजूद होता है। यूनिसेलुलर होते हैं विच ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ वन सेल विदाउट न्यूक्लियस, और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल अगर हम देखें तो सैल्मोनेला टाइफाई, और डिजीज कौन सी ये काज करता है, टाइफाइड। नेक्स्ट अगर हम पैथोजिन बात करें तो वो वायरसेस हैं। वायरसेस क्या होते हैं, दीज आर नॉन लिविंग पार्टिकल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय टेकिंग अवर लिविंग सेल्स। ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग लिविंग सेल्स, कि लिविंग सेल्स की मशीनरी को यूज करके, होस्ट सेल को यूज करके ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कोरोना वायरस सार्स कोव 2, और डिजीज कौन सी काज कर की है, कोविड-19 डिजीज। देन अगर हम बात करें पैथोजिन की, नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई क्या होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं विच ग्रो एज थ्रेड लाइक फिलामेंट्स। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं जो थ्रेड लाइक फिलामेंट्स की फॉर्म में ग्रो करते हैं। एग्जांपल डर्मेटोफाइट्स, स्किन फंजाई जिनका कॉमन नेम है, और डिजीज काज करते हैं ये रिंग वॉर्म। नेक्स्ट पैथोजिन है प्रोटोजोआ।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ये भी, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। ठीक है, इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल लाइक होती हैं। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, और डिजीज कौन सी ये काज करते हैं, मलेरिया। नेक्स्ट पैथोजन की बात करें वो है पैरासाइट्स। दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स दैट लिव एज एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। कह रहा है जो या तो एक्टोपैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं या एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो होते हैं, जो एंडो का मतलब इनसाइड होता है, जो लिविंग सेल या होस्ट के अंदर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट जो बाहर रहते हैं। एग्जाम्पल है स्कैरिस, और डिजीज ये काज करते हैं स्क्रेसिस। नेक्स्ट पेज देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जूनोटिक डिजीजेस। A zoonotic disease or zoonosis is an infectious disease that is directly transmitted from animal to human, such as rabies and bird flu. कह रहा है एक ऐसी डिजीज जो कि डायरेक्टली ट्रांसमिट होती है, फैलती है, स्प्रेड होती है किसी भी एनिमल जानवर से ह्यूमंस में, उसको हम कहते हैं ये जूनोटिक डिजीज है या जूनोसिस है। मिसाल के तौर पर जो रेबीज है या जो बर्ड फ्लू है, ये एनिमल से डायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं किसमें, ह्यूमंस में, तो ये जूनोटिक डिजीजेज हैं। ऑलमोस्ट एनी एनिमल कैन कैरी जूनोटिक डिजीज, फॉर एग्जांपल मैमल्स, बर्ड एक्सेट्रा। कह रहा है तकरीबन जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं जूनोटिक डिजीजेस को कैरी करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। causes zoonotic diseases, many different pathogens can cause zoonosis। अच्छा, इनका काज क्या है जूनोटिक डिजीज, कह रहे हैं डिफरेंट जो पैथोजेन जो हैं वो ये जूनोसिस करते हैं। दीज आर वायरसेस। कौन कौन से पैथोजेंस जूनोसिस काज करते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स लाइक प्रोटोजोआ एंड पैरासिटिक वर्म्स, फंजाई। सिम्टम्स क्या हैं जूनोटिक डिजीजेस के, सिम्टम्स ऑफ जूनोटिक डिजीजी वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है कि चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक इलनेस, के स्पेसिफिक इलनेस के ऊपर वो क्या होते हैं, वेरी होते हैं। यानी डिफरेंट डिजीज हैं जूनोटिक डिजीजेस, तो हर डिजीज के डिफरेंट सिम्टम्स होंगे, डिफरेंट अलामात होंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सिम्टम्स ऑफ बर्ड फ्लू, के जो बर्ड फ्लू है उसके सिम्टम्स क्या है, फीवर हो जाता है, बुखार, कफ, खांसी, टायर्डनेस हो जाती है, थकन, मसल एक्टीज, मसल में क्या होता है, दर्द होता है, सोर थ्रॉट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में क्या होता है, कमी, रनी नोज एंड हेडेक, सर दर्द। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ जूनोटिक डिजीजेस। जूनोटिक डिजीज की भी आगे से टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज वायरल जूनोसिस। नाम से पता चल रहा है कि वो डिजीजेस जो वायरसेस काज कर रहे हैं वो वायरल जूनोसिस हैं। द एग्जांपल्स ऑफ डिजीजेस काज्ड बाय जूनोटिक वायरसेस, कह रहा है कि एग्जांपल्स क्या हैं जूनोटिक डिजीजेस की, rabies which can be transmitted from mammals and bird flu which is transmitted from birds। कह रहा है इसकी मिसाल दो डिजीज है, रेबीज जो कि मैमल्स से ट्रांसमिट होती है और बर्ड फ्लू जो कि ट्रांसमिट होती है बर्ड से। नेक्स्ट है बैक्टीरियल जूनोसिस। एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियल जूनोसिस आर एंथ्रेक्स। अच्छा, कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया काज करता है, वो है anthrax which is transmitted from cattle and plague which is transmitted from rat fleas। तो इसमें दो डिजीजेस आ जाती हैं, एंथ्रक्स और प्लॉग। जो एंथ्रक्स है वो ट्रांसमिट होती है कैटल से, मवेशियों से, और प्लॉग जो कि ट्रांसमिट होती है रैट से। देन आ जाता है फंगल जूनोसिस। द एग्जांपल ऑफ जूनोसिस काज्ड बाय फंगस इज रिंग वर्म। इसकी डिजीज की एग्जांपल क्या है, रिंग वर्म, जो कि ट्रांसमिट होती है फ्रॉम कैट्स, बिल्लियों से एंड कैटल से। नेक्स्ट है प्रोटोजोन जूनोसिस। एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोन जूनोसिस आर अफ्रीकन sleeping sickness which is transmitted from an African fly and beaver fever which is transmitted from beavers। दो डिजीज आ जाती हैं इसमें प्रोटोजोन जूनोसिस में, एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है जो कि ट्रांसमिट होती है अफ्रीकन फ्लाई से, और एक है बीवर फीवर जो कि ट्रांसमिट होती है बीवर से। देन है पैरासिटिक वर्म जूनोसिस। Examples of parasitic worm zoonosis are snail fever
which is transmitted from snail and tapeworm which is transmitted from pig. इसमें दो डिजीजेज हैं, एक स्नेल फीवर है और एक टेपवर्म है. स्नेल फीवर जो कि ट्रांसमिट होती है स्नेल से. नेक्स्ट देखें, सब टॉपिक है हमारे पास 8.3.2 ट्रांसमिशन ऑफ जूनोटिक डिजीजेस. ये जो जूनोटिक डिजीजेज हैं ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं. Zoonotic illness can spread through bites, scratches, inhalation, ingestion, or contact with contaminated animal waste or products. कह रहा है ये वाली जो जूनोटिक डिजीज है ये स्प्रेड हो सकती है थ्रू बाइट से, कि अगर हमें किसी एनिमल ने बाइट कर लिया है उससे वो आ सकता है, ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज. स्क्रैचेस से, ठीक है, इनहेलेशन से, इनहेल करने से, इंजेस्ट करने से या कंटेक्ट करने से ऐसे एनिमल से, कंटेमिनेटेड एनिमल वेस्ट या प्रोडक्ट से कि जिसको ये डिजीज थी. नेक्स्ट टॉपिक देखें, टॉपिक 8.4 वेक्टर बोर्न डिजीजेस. A vector is a living organism that transmits an infectious agent from infected animal to a human or another animal. सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर क्या था. कह रहा है वेक्टर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है इन्फेक्शियस एजेंट को, यानी डिजीज काज करने वाले एजेंट को वो ट्रांसफर करता है एक इन्फेक्टेड एनिमल से एक ह्यूमन में या किसी दूसरे एनिमल में. Vectors are common insects that carry and transmit diseases causing bacteria, viruses and parasites. कह रहा है कि वेक्टर्स कॉमन जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े जो कि कैरी करते हैं, लेकर जाते हैं और ट्रांसमिट यानी ट्रांसफर करते हैं डिजीजेस को. द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर, वेक्टर्स की एग्जांपल्स क्या हैं. मस्कीटोज, टिक्स, फ्लाइज, फ्लीज, लाइस एटसेट्रा. Vectors may be biological vectors or mechanical vectors. अब ये नीचे देखिए एक फिगर है, फिगर 8.1, स्प्रेड ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस की. जो वेक्टर बोर्न डिजीज हैं वो कैसे स्प्रेड होती हैं. अब ये देखें मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पेट्स हैं, ये जो येलो वाइल्ड एनिमल्स हैं या लाइफ स्टॉक है. अब इनमें कोई जिससे वहां से क्या हुआ कि जो वेक्टर्स हैं हमारे, मिसाल के तौर पर मस्कीटो हो गया, ठीक है, जो मच्छर है, मटिक्स होगी, फ्लाइज होगी, सैंड फ्लाइज, मिजिस, इन्होंने यहाँ से क्या किया, इस जो इन्फेक्शियस एजेंट है यानी जो डिजीज काजिंग एजेंट है उसको यहाँ से लिया, कैरी किया और जाके स्प्रेड कर दिया, या ह्यूमंस में ट्रांसफर कर दिया या किसी और एनिमल में ट्रांसफर कर दिया. तो ये ऐसे ट्रांसफर होते हैं कि जो वेक्टर्स हैं मस्कीटोज एक्सेट्रा, ये एक इन्फेक्टेड एनिमल से लेकर एक हेल्दी एनिमल में या ह्यूमन में ये ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है बाइटिंग वेक्टर्स. द एग्जांपल्स आर मस्कीटो, माइट, फ्ली एंड टिक. बाइटिंग वेक्टर्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास मिसाल है मस्कीटो की, माइट की, फ्ली की, टिक की. दे मे कैरी पैथोजेंस दैट कैन मल्टीप्लाई विद इन देयर बॉडीज एंड बी डिलीवर्ड टू न्यू होस्ट यूजुअली बाय बाइटिंग. कह रहा है कि ये ऐसे पैथोजेंस को कैरी करते हैं जो कि उनके अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ये न्यू होस्ट को जाके ये डिलीवर करते हैं बाय बाइटिंग, यानी उसको बाइट किया और उसको ट्रांसफर कर दिया. नेक्स्ट है कैरियर वेक्टर्स. द एग्जांपल इज फ्लाइज दैट कैन पिक अप इन्फेक्शियस एजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी. नेक्स्ट आ जाते हैं कैरियर वेक्टर्स. ये क्या करते हैं कि ये इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करते हैं, लेकर जाते हैं इन्फेक्शियस एनिमल से हेल्दी एनिमल में. किस तरह, ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी, बॉडी के बाहर से लेकर जाते हैं. देन दे ट्रांसमिट इन्फेक्शियस एजेंट थ्रू फिजिकल कंटेक्ट. और ये फिर ट्रांसफर कैसे करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट को, फिजिकल कंटेक्ट के थ्रू, यानी जब वो जाके उनके ऊपर बैठेंगे या उनके साथ कंटेक्ट होगा तो वहां से वो ट्रांसफर कर देंगे. एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस इंक्लूड डेंगू फीवर, लाइम डिजीज, मलेरिया एक्सेट्रा. कि जो डेंगू फीवर है, जो लाइम डिजीज है, मलेरिया, वो सब की इसकी एग्जांपल है इसकी कैरियर वेक्टर्स की. ठीक है, नेक्स्ट देखें वेक्टर बोर्न डिजीजेस. Vector-borne diseases are transmitted through vectors like insect. कह रहा है वेक्टर बोर्न डिजीजेज वो डिजीज हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं वेक्टर्स की मदद से, लाइक इंसेक्ट्स. फॉर एग्जांपल मलेरिया एंड डेंगू.
आर स्प्रेड बाय मस्कीटो। मिसाल के तौर पे कह रहा है जो मलेरिया और जो डेंगू है ये फैलता है किसकी मदद से, मस्कीटोज की मदद से। A vector is an organism that act as intermediate host for a pathogen। कह रहा है वेक्टर को एक ऑर्गेनिज्म है जो कि काम करता है इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पर पैथोजन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वेक्टर ट्रांसफर द पैथोजन फ्रॉम वन होस्ट टू द नेक्स्ट। कि वेक्टर करते क्या है, सिंपली जो पैथोजन है, पैथोजन क्या है कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया कोई भी डिजीज काजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, डिजीज काजिंग पैथोजन है, उसको वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टॉपिक है हमारे पास टॉपिक 8.5 नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये तो हमने पढ़ ली इन्फेक्शियस डिजीजेस, अब हम पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर नॉट काज्ड बाय पैथोजन एंड कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कह रहा है बच्चों जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, एक तो इनको पैथोजन काज नहीं करते और दूसरा ये एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती नहीं है। दीज इंक्लूड, इनमें कौन कौन सी डिजीज आ जाती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर एक्सेट्रा। इसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जो डिजीजेज हैं वो आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर जो डायबिटीज है और कैंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस। जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे जीन्स जेनेटिकली हमें जो डिजीज होती हैं, लाइक सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस होगी, तो ये भी क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। नेक्स्ट आ जाती हैं ऑटोम्यून डिजीजेस, फॉर एग्जांपल टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जो अर्थराइटिस है, जो टाइप 1 डायबिटीज है, जो ऑटोम्यून डिजीज हैं, ये भी नॉन इन्फेक्शियस है। नेक्स्ट आ जाती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस, कि किसी जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कमी की वजह से जो डिजीजेस होती हैं वो भी नॉन इन्फेक्शियस है। यानी उनको कोई पैथोजन तो नहीं काज करता और ना ही वो एक शख्स से दूसरे शख्स में स्प्रेड होती है। मिसाल के तौर पर जो स्कर्वी है, रिकट्स है, तो ये क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल डिजीजेज, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर फ्रॉम स्मोकिंग, स्किन कैंसर फ्रॉम यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट आ जाती हैं डीजेनरेटिव डिजीजेज, फॉर एग्जांपल ओस्टियोथ्राइटिस, अल्जाइमर्स डिजीज। देन आ जाती हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन एक्सेट्रा। नीचे देखें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉपिक 8.6 कोविड 19। कोविड 19 आप बच्चों आप सब जानते होंगे कि एक रिसेंट पेंडेमिक थी, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू ऑल आर फेमिलियर विद कोविड 19। आप सब कोविड 19 के बारे में जानते होंगे। इट वाज अ ग्लोबल पेंडेमिक ड्यूरिंग 2020 टू 2022। कि ये पूरी आलमी वबा थी जो कि रही 2020 से 2022 के दरमियान। कोविड 19 इज काज्ड बाय कोरोना वायरस सार्स कोव 2। कह रहा है कि ये जो डिजीज है ये किसकी वजह से हुई थी, कौन काज करता है, एक वायरस है जिसका नाम है सार्स कोव 2। इट इज एन एक्यूट डिजीज, इट अफेक्ट्स द बॉडी इन मैनी वेज। ये क्या करती है, हमारी बॉडी को मुख्तलिफ तरीकों से अफेक्ट करती है, असरअंदाज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अफेक्ट करती है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को। हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं ना, कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं तो एक सिस्टम बना लेते हैं। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स मौजूद होते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे जो डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स हैं उनको अफेक्ट करता है। सबसे पहले ये अफेक्ट करता था रिस्पायरेटरी सिस्टम को। इट काजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड नमूनिया। के रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या अफेक्ट करता था कि ये जो ब्रीथिंग यानी सांस लेने में डिफिकल्टी काज करता था, मुश्किल काज करता था और नमूनिया काज करता था। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। इससे क्या होता था कि हमारे जो हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक का रिस्क था, खतरा था, वो बढ़ गया था। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम, इट लीड्स टू हेडेक, के सर दर्द, फैटीग, थकन एंड लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। ये हमारा जो टेस्ट बर्ड्स हैं और जो स्मेल का जो सेंस है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। देन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है, इट काजेज डायरिया, डायरिया काज करता है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड लिवर डैमेज। यूरिनरी सिस्टम, इट लीड्स टू एबनॉर्मल किडनी फंक्शन, के जो हमारी किडनी जो ना के नॉर्मल फंक्शन कर रही होती हैं
उनके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डिसरप्ट करता है एंड किडनी डैमेज करता है। देन इम्यून सिस्टम, इट वीकन्स द इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको वीक कर देता है, जिससे क्या होता है कि डिजीजेस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। मेंटल हेल्थ, इट लीड्स टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें, मे काज लास्टिंग लंग डैमेज एंड अदर हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स। साइड पे देखें, आपको एक फिगर शो हो रही है, फिगर 8.2 टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें डिजीजेस की जो टाइप्स हैं उसको क्लासीफाई किया हुआ है। इसे आपका पूरा जो एक कंसेप्ट है वो क्लियर जगह देख लें। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिजीज हैं, तो डिजीज की टाइप्स हमने अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन पढ़ी और अकॉर्डिंग टू रीजंस। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन की बात करें तो दो टाइप से, क्रोनिक डिजीजेज और एक्यूट डिजीज। ठीक है, जो एक शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। अकॉर्डिंग टू रीजन की बात करें तो इन्फेक्शियस हैं और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस की बात करें आगे से 5 टाइप से, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोन एंड पैरासिटिक। नॉन इन्फेक्शन की इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो उसके आगे से टाइप्स हैं फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक, ऑटोम्यून, न्यूट्रिशनल, इन्वायरमेंटल, डीजेनरेटिव एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो ये हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट पेज पर देखें, प्रिवेंशन। अच्छा, इसकी एहतियात क्या है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, बच कैसे सकते हैं कोविड 19 से। कोविड 19 कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। कह रहा है कि इन अवामिल पे अमल करके हम बच सकते हैं कोविड 19 से। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली। जब आपको पता है कोविड आया था तो सैनिटाइजर्स का कंसेप्ट कितना बढ़ गया था, तो कि ये कहा जाता था कि बार बार अपने जो हैंड्स है वो फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार अपने जो हाथ है उनको धोएं। वेयरिंग मास्क, मास्क पहने। इससे पहले भी मास्क पहनते थे, लेकिन जो ज्यादा जो कोविड में कंसेप्ट है मास्क पहनना स्टार्ट किए हुए, स्कूल्स में हर जगह पब्लिक प्लेसेस में मास्क के बगैर जाना अलाउड नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग थी। स्टेइंग होम इफ सिम्टोमेटिक, घर में रहें अगर आपको सिम्टम्स शो हो रहे हैं। एंड वैक्सीनेशन, फिर वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। ठीक है, ये नीचे देखिए एक फिगर है आपको शो हो रही होगी, फिगर 8.3। कोविड 19 इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी सिस्टम के, जो कोविड 19 का क्या इफेक्ट था हमारे डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स के ऊपर। सबसे पहले अगर हम बात करें रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस में दुश्वारी एंड नमूनिया काज होता था। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट था, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाता था एंड रिस्क ऑफ स्ट्रोक। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हेड एक, फटीग, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। इम्यून सिस्टम की बात करें तो वीकन्स इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डायरिया काज कर देता है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड लीवर डैमेज। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो अबनॉर्मल किडनी फंक्शन एंड किडनी डैमेज करता है। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं कोविड 19 के ऑन डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉपिक 8.7 एड्स। HIV, human immunodeficiency virus, attack the immune system, specifically helper T cells, CD4 T cells। कह रहा है जो एक वायरस है बच्चों, जिसको हम कहते हैं HIV, विच स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि क्या करता है, जो जाके हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस पे अटैक करता है, खास करके जो हमारे हेल्पर टी सेल्स हैं। ठीक है, उन पे जाके अटैक करता है। इट वीकन्स द बॉडी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। ये क्या करता है, हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है कि वो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ती है उसको कमजोर करता है। विदाउट ट्रीटमेंट HIV कैन लीड टू एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट इलाज नहीं करें तो इससे हमें एड्स हो सकता है। वी स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम विच इज अ क्रोनिक डिजीज। सिम्टम्स ऑफ एड्स, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इंक्लूड फीवर, बुखार, हेडेक, सर दर्द, मसल जो हमारे मसल्स हैं उनमें दर्द, जॉइंट पेन, जॉइंट्स में दर्द, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, डायरिया, वेट लॉस एंड सीवियर इम्यून डिसफंक्शन। In the final stages, due to immune dysfunction, lots of opportunistic infections attack the patient। कह रहा है जब वो फाइनल स्टेजेस होती है, वो सीवियर हो जाता है, तो जो ड्यू टू इम्यून डिसफंक्शन, जब हमारा इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ देता है, वो वीक हो जाता है, तो सीवियर
इन्फेक्शनस अटैक भी होते हैं मरीज को। HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू पेशेंट्स ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। ये कैसे फैलता है? ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। इन्फेक्टेड नीडल्स ब्लड एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। कह रहा है कि जो इन्फेक्टेड नीडल्स होती हैं, सुइयां, ब्लड या इंस्ट्रूमेंट्स, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिजीज के फैलने के लिए। आफ्टर इन्फेक्शन there are 4 clinical stages showing the progression from HIV to AIDS। इन्फेक्शन जब हमें हो जाता है उसके बाद 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 इज विदाउट एनी सिम्टम एंड इट लास्ट फॉर फ्यू वीक्स। कह रहा है जो पहली स्टेज होती है विदाउट एनी सिम्टम्स होती है, यानी इसमें हमें कोई सिम्टम्स, कोई अलामात शो नहीं होते कि हमें इन्फेक्शन हो गया है। और ये कितने कब तक रहती है? ये कुछ हफ्तों तक रहती है, स्टेज 1। देन स्टेज 2 आ जाती है। स्टेज 2 हैज माइल्ड सिम्टम्स एंड कैन लास्ट अप टू 10 ईयर्स। उसके बाद जो स्टेज 2 होती है उसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड का मतलब होता है थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं, सीवियर ज्यादा या बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं, हल्के सिम्टम्स होते हैं। और ये तकरीबन 10 साल तक रह सकती है ये स्टेज। फिर आ जाती है स्टेज 3। द इन स्टेज 3 द इम्यून सिस्टम वीकन। इसी स्टेज में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन स्टार्ट टू अपीयर। और डिफरेंट जो इन्फेक्शन है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। आगे है आफ्टर द स्फीयर सिम्टम्स ऑफ ए स्टार्ट व्हेन इन्फेक्शंस बिकम स्फीयर एंड कैंसर में डेवलप। जब स्फीयर सिम्टम्स शो होना शुरू होते हैं तो इन्फेक्शन उस वक्त तक स्फीयर हो चुका होता है और कैंसर डेवलप हो जाता है। इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ ऑल स्टेजेस कैन इन्फेक्ट अदर पीपल। और उसके अलावा जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ये डिजीज है वो किसी भी स्टेज पर हो वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART कैन मैनेज HIV एंड प्रिवेंट एड्स प्रोग्रेशन। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आर क्रूशियल। कह रहा है कि जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है ART, वो हम उससे HIV को मैनेज कर सकते हैं और इसकी जो प्रोग्रेशन है उसको रोक सकते हैं एड्स की। अगर अर्ली पहले डिटेक्ट हो जाए एंड ट्रीटमेंट आर क्रूशियल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर देखें एक फिगर है साइड पर, फिगर 8.4 ये नजर आ रही है आपको। क्लिनिकल स्टेजेस शोइंग द प्रोग्रेशन फ्रॉम HIV टू एड्स। जो स्टेजेस थी 4 वो शो की हुई है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है, स्टेज 4। पहली स्टेज है स्टेज 1, एसिम्प्टोमेटिक है। किसी भी पता आपको बायोलॉजी में वर्ड के स्टार्ट में ए आ जाए तो उसका मतलब एब्सेंट होता है। एसिम्प्टोमेटिक है तो यानी इसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स एब्सेंट है। नो सिम्टम्स ऑफ HIV डिजीज। नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। ये शार्ट है, फ्लू लाइक इलनेस होती है, occurs 1 to 6 week after infection, infected person can infect other people। और ये 1 से 6 हफ्तों बाद होती है इन्फेक्शन के, और ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। स्टेज 2 आ जाती है जिसमें माइल्ड सिम्टम्स, हल्के सिम्टम्स शो होना शुरू होते हैं। ये इसकी एवरेज 10 ईयर्स है। इसमें माइल्ड सिम्टम्स शो होते हैं, HIV इन ब्लड ड्रॉप टू वेरी लो लेवल एंड एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेबल इन द ब्लड। देन आ जाता है स्टेज 3, एडवांस्ड सिम्टम्स जिसमें शो होते हैं। द इम्यून सिस्टम डिटेरिएट्स हो जाता है हमारा, वीक हो जाता है, तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो होते हैं OI स्टार्ट टू अपीयर, वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। देन स्टेज 4 आ जाती है स्वीयर सिम्टम्स, जिसमें स्वीयर सिम्टम्स जो होते हैं रैपिड डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ CD4 टी सेल्स। जो हमारे ब्लड के अंदर CD4 टी सेल्स हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जो कि हम इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बिकम सीवियर हो जाते हैं एंड कैंसर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट देखें, टॉपिक है हमारे पास 8.8 डायबिटीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल। कह रहा जो डायबिटीज है ये एक ग्रुप है बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का। ठीक है, हमारे जितने भी मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड जो डिजीज हैं उनका एक ग्रुप है। ठीक है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल, और जिसकी में क्या होता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है। इट इज अ क्रोनिक डिजीज। इट मेन टाइप्स इंक्लूड, इसकी भी आगे से टाइप्स हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल है टाइप 1 डायबिटीज T1D. It is a chronic disease, an autoimmune disease destroying insulin producing cells in the pancreas. It can be treated by taking regular injections of insulin. कह रहा है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं पेनक्रियाज के अंदर वो कहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा आपको पता है बच्चों हमारे बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है कि जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसके बाद जो हमारा शुगर लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हमारा जो फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, जब इंक्रीज हो जाते हैं तो कुछ तो बॉडी को जो नीड होती है वो यूज कर लेती है कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर को। जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको ये क्या करते हैं, जो पेनक्रियाज में सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर कर देते हैं लीवर के अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसके अंदर किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको लीवर के अंदर स्टोर कर देते हैं। जब स्टोर कर देते हैं बाद में जब नीड होती है, जरूरत होती है बॉडी को, तो ग्लाइकोजन दोबारा कन्वर्ट होता है जो लीवर के अंदर स्टोर होता है ग्लूकोज में, और बॉडी उसको यूज कर लेती है। तो जब तक और ये कौन करता है, जो हमारे पेनक्रियाज के अंदर सेल्स है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और इंसुलिन क्या करता है वो कन्वर्ट करवाता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। तो उससे क्या होता है कि हमारा शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे ड्यू टू सम रीजंस जब हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो इंसुलिन ही प्रोड्यूस होगी। जब इंसुलिन ही प्रोड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो होगी वो कोई भी कन्वर्ट नहीं करेगा ग्लाइकोजन के अंदर, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में मौजूद रहेगी, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, इट कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग रेगुलर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। कह रहे हैं इसको हम ट्रीट इस तरह कर सकते हैं कि हम रेगुलर इंजेक्शंस लें इंसुलिन के, क्योंकि नेचुरली हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होती है जो कि शुगर का लेवल मेंटेन रखती है। जब नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो हमें बाहर से लेनी पड़ेगी। अगर हम इंसुलिन इंजेक्शन की फॉर्म में बाहर से लेते रहेंगे तो वो इंसुलिन जाके क्या करेगी, शुगर का लेवल मेंटेन रखेगी, तो इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है टाइप 2 डायबिटीज T2D। इट इज अ क्रोनिक डिजीज, अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन। ये भी क्रोनिक डिजीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन होती है। इसमें भी जो इंसुलिन की सिक्रेशन है वो क्या होती है, इम्पेयर्ड यानी प्रॉपर नहीं होती, सफिशिएंट नहीं होती। तो जब इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं होगी तो वही उसी बात के जो होगा कि हमारा जो शुगर लेवल है वो ब्लड में क्या आ जाएगा, राइज कर जाएगा। नेक्स्ट है गेस्टेशनल डायबिटीज, जिसको हम GDM बोलते हैं। डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मोस्ट केसेस ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज विल रिवर्स शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी। प्रॉपर मैनेजमेंट इंक्लूड्स, इसकी मैनेजमेंट क्या है, मेडिकेशन के दवाइयां लेते रहे, डाइट को अपना जो है देख के लें, एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट देखें इफेक्ट्स ऑफ अनमैनेज्ड डायबिटीज इंक्लूड, कि अगर हम डायबिटीज को मैनेज नहीं करते तो उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो उसके इफेक्ट्स दो तरह के हैं, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं जो थोड़ी देर के, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो इंक्रीज थर्स्ट, जो हमारी प्यास है उसको बढ़ा देते हैं, यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है, फैटीग थकन बढ़ जाती है, ब्लड विजन हो जाती है, हमें जब ब्लर नजर आता है सही क्लियर नजर नहीं आता। स्लो हीलिंग वाउंड, सबसे मेन जो इफेक्ट होता है ना डायबिटीज का वो होता है स्लो हीलिंग वाउंड। नेचुरली क्या होता है कि नॉर्मली कि जब हमें हमें कहीं पे वाउंड कोई जख्म होता है, कोई कट लगता है, तो हमारी जो बॉडी है खुद ही हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है, वहाँ पे हीलिंग होना शुरू हो जाती है, कुछ ही दिनों में वो जगह हील हो जाती है, जख्म भर जाता है, नई स्किन ग्रो कर जाती है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो हीलिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, तो स्लो हीलिंग वाउंड्स हो जाती है। जब हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो जिससे क्या होता है कि ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो हार्ट डिजीज हो जाती है डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट जो है ना, तो जो पैटर्न है वो इरेगुलर हो जाता है, किडनी डैमेज हो सकती है इसकी वजह से, डायबिटीज की वजह से नर्व डैमेज हो सकती है, रेटिना डैमेज हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है, हाई लिपिड लेवल हो जाता है, हाई यूरिक एसिड लेवल,
हाई रिस्क ऑफ कोविड-19 की कीटो एसिडोसिस हो जाती है, फुट अल्सर्स हो जाते हैं एंड मेमोरी लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ये साइड पे अगर आप देखें तो एक आपको एक फिगर शो हो रही होगी, फिगर 8.5, की स्टेप्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। कि मेन स्टेप्स क्या है कि जिससे हम टाइप 2 डायबिटीज से प्रिवेंट यानी बच सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बी मोर एक्टिव, एक तो एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। ईट फाइबर रिच फूड, ऐसा खाने का है जिसमें फाइबर शामिल हो। ईट होल ग्रेन्स। लूज वेट, अगर ओवर वेट है तो अपना वजन जो है वो कम करें, वेट लूज करें। मेक हेल्थियर चॉइसेस एंड डोंट स्मोक। नेक्स्ट देखें, नीचे देखें एक फिगर है आपके पास, फिगर 8.6, स्प्रेड ऑफ कैंसर इन द बॉडी, कि कैंसर कैसे फैलता है बॉडी में। ठीक है, ये देखें, ये जो हमारे लेफ्ट हैंड पे एक फिगर है, इसमें आप देखें मेटा स्टिक ट्यूमर है। ठीक है, ये ओरिजिनल ट्यूमर था, वहां से वो क्या किया है, वो स्प्रेड करके वो चला गया है दूसरे लंग्स में। ठीक है, अच्छा, ओरिजिनल ट्यूमर मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे जो लेबल किया हुआ है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के पास लेबल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ओरिजिनल ट्यूमर, ट्यूमर क्या होता है बेसिकली बच्चों, जब भी कोई सेल, नॉर्मली आपको पता है कि हमारी बॉडी में सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक सेल डिवाइड करता है, न्यू सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि जो है कि जो सेल डिवीजन है ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है। ठीक है, एक से दो, दो से चार, वो अनकंट्रोल सेल डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, और वो नॉन फंक्शनल सेल्स बना रहे थे, कोई प्रॉपर सेल्स बन भी नहीं रहे थे। तो वो जो एक मैस ऑफ इम्प्रॉपर सेल्स होता है, जो नॉन फंक्शनल सेल्स है, उसको हम बोलते हैं ट्यूमर है। अब कुछ ट्यूमर तो मेटास्टिक ट्यूमर होता है कि जो वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाता है, इस तरह कैंसर जो है वो एक जगह दूसरी जगह स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉपिक 8.9, प्लांट डिजीजेज इन पाकिस्तान। कुछ अब हम प्लांट डिजीजेज पढ़ेंगे जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, क्रॉप्स एंड देयर यील्ड्स आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। आपको पता है हमारा कंट्री जो एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चर पे बेस करता है मोस्ट ऑफ, तो जो क्रॉप्स हैं और उनकी जो यील्ड है वो हमारी कंट्री की बैकबोन है। सम कॉमन प्लांट डिजीजेस काज्ड बाय फंजाई इन पाकिस्तान आर फॉलोइंग। कुछ कॉमन जो प्लांट डिजीज हैं जो कि फंजाई काज करते हैं वो ये हैं, जिसमें आ जाती हैं रस्ट, स्मट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। या आपने अक्सर रस्ट स्मट सुना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो डिजीज काज करते हैं फंजाई वो है रस्ट, पढ़ते हैं। व्हीट लीफ रस्ट इज अ फंगल डिजीज काज्ड बाय पुक्सिनिया रस्ट फंगस। कह रहा है जो व्हीट लीफ रस्ट डिजीज है ये कौन काज करता है, ये पुक्सिनिया रस्ट फंगस काज करता है। इट इन्फेक्ट्स प्लांट सच एज व्हीट बार्ले राय। ये कौन से पौधों को अफेक्ट करता है, ये व्हीट को, बार्ले को, राय को अफेक्ट करता है। ठीक है, इट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर थ्रू स्पोर्स और एयर। ये एक पौधे से दूसरे पौधे में कैसे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स की मदद से या एयर की मदद से। रस्ट इन्फेक्शन कैन लीड अप टू 20% यील्ड लॉस। कह रहा है रस्ट इन्फेक्शन की वजह से तकरीबन 20% यील्ड लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है स्मट। स्मट इज आल्सो अ फंगस दैट अफेक्ट व्हीट क्रॉप एंड ग्रासेस। कह रहा है ये भी एक फंगस डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है व्हीट को और कुछ ग्रासेस को भी अफेक्ट करता है। स्मट गेट इट्स नेम फ्रॉम द सूटी ब्लैक अपीयरेंस ऑफ इन्फेक्टेड व्हीट प्लांट। कह रहा है इसका नाम कहाँ से आया है, इसका नाम आया है सूटी, जो ब्लैक अपीयरेंस होती है इन्फेक्टेड व्हीट प्लांट्स का। कि जो व्हीट के प्लांट्स जिनको स्मट होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक इलन कलर की उनकी अपीयरेंस हो जाती है, इस वजह से इसका नाम स्मट है। द फंगस प्रोड्यूसेस स्पोर्स इन द लीफ ग्रेन और ईयर्स। कह रहा है जो फंगस है वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर देता है लीव्स में, ग्रेन्स में या ईयर्स में। दीज फंजाई आर डैमेजिंग पैथोजेंस ऑफ सीरियल क्रॉप्स, रिड्यूसिंग यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन। कह रहा है ये जो फंजाई हैं ये डैमेज करते हैं सीरियल क्रॉप्स को,
रिड्यूसिंग यील्ड, उनकी जो प्रोडक्शन है उसको कम करते हैं और उनकी क्वालिटी को क्या करते हैं, खराब करते हैं। इट इज कास्ड बाय फंजाई उस्टिलागो ट्विटिकी। और ये कौन सा फंजाई ये डिजीज कास्ट करता है, उसका क्या नाम है स्मट वाले का, उस्टिलागो ट्विटिकी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन क्या होता है बच्चों, गन्ना। रेड रॉट इज अ वेरी सीरियस डिजीज ऑफ शुगर कैन, ये एक बहुत सीरियस डिजीज है शुगर कैन की। अच्छा ये ऊपर देखें, ऊपर वाले स्मट में एक वर्ड आया था, द फंगस प्रोड्यूस स्पोर इन लीव्स ग्रेन और ईयर। ये जो फंगस है स्मट वाले में थर्ड लाइन में, कि वो स्पोर प्रोड्यूस करता है लीव्स में, जो उसके पत्ते होते हैं, ग्रेन्स में और ईयर्स में। ईयर क्या होते हैं, बीट के बच्चों जो ऊपर लगा होता है, जो उसका फ्रूट होता है जो ऊपर, उसको ईयर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन देखें, इट इज अ वेरी सीरियस डिजीज ऑफ शुगर कैन। द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज इज रेडनिंग ऑफ द इंटरनल टिश्यू एंड रिड्यूस्ड शुगर कंटेंट। कह रहा है इसके मेन अलामात क्या है कि जो शुगर कैन है उसको रेड रॉट हो गया है, कि इसमें जो उसका इंटरनल टिश्यू होता है शुगर कैन का वो रेडनिंग यानी रेड इन कलर हो जाता है, और शुगर कंटेंट उसमें क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इट इज काज्ड बाय फंजाई कोलिटोट्राइकम फेल्केटम। और ये कौन सा फंजाई ये डिजीज काज करता है, कोलिटोट्राइकम फेल्केटम। ठीक है बच्चों, अच्छा ये जो इनके नाम है बैक्टीरिया, सॉरी फंजाई के फंगस के, पुक्सीनिया पहले का था, दूसरे का ऑस्ट्रिलागो ट्रिटिकी, एंड इसका ये है कोलिटोट्राइकम फेल्केटम। ये आपको आने चाहिए, ये एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछ लेते हैं और शॉर्ट में भी। अफेक्टिव डिजीजेस मैनेजमेंट include resistant varieties, crop rotation, fungicides, along with proper diagnosis and monitoring। अच्छा मैनेजमेंट क्या है कि कैसे हम इन डिजीजेस से बच सकते हैं, उसमें है कि हम रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज करें। अच्छा रेजिस्टेंट वैरायटीज कहती है बच्चों, आपको पता है जो कोई भी प्लांट है, वीट ही आप मिसाल के तौर पर ले ले, गंदम, तो इनकी मुख्तलिफ वैरायटियां होती हैं। ठीक है, तो ऐसी वैरायटी यूज करें जो रेजिस्टेंट हो, जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, जो फंगस रेजिस्टेंट हो, यानी जो अपने आप को फंगस से बचा सके, जो फंगस अगर उस पर अटैक करे तो वो रेजिस्ट करे, उसको अपोज करे और अपनी प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, ऐसी वैरायटीज आजकल डेवलप हो रही हैं और काफी सारी डेवलप हो भी चुकी हैं। इस तरह से फंगीसाइड्स को हम यूज करते सकते हैं कि ऐसे केमिकल्स वगैरह कि जो फंगस को किल करते हैं। उसके अलावा प्रॉपर डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग करें आप। ठीक है, ये नीचे देखिए एक फिगर है, फिगर 8.7, फंगल प्लांट डिजीजेस इन पाकिस्तान। A. Rust on wheat leaves. B. Smut on wheat kernels. C. Red rot in sugarcane। ये डिफरेंट फंगल डिजीजेस जो की हुई हैं। जो फिगर ए है ऑन अवर लेफ्ट हैंड, वो है रस्ट डिजीज। ठीक है, रस्ट ऑन व्हीट लीव्स, व्हीट के जो लीव्स हैं उसके ऊपर रस्ट डिजीज है। बी वाली फिगर में देखें स्मट है ऑन व्हीट कर्नल्स, और जो सी वाली है वो है रेड रॉट इन शुगर केन। नेक्स्ट टॉपिक देखें, टॉपिक 8.10, एंटीबायोटिक्स। Antibiotics are chemicals produced by microorganisms which are capable of destroying or inhibiting the growth of another microorganism। क्या है बच्चों, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जो कि कैपेबल होते हैं, जिनके पास सलाहियत होती है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकें या इनिबिट, इनिबिट का मतलब होता है स्टॉप कर सकें ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि ऐसे केमिकल्स जो किसी दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म को या तो किल कर सकें या उसकी ग्रोथ को रोक सकें, उनको हम बोलते हैं ये क्या है, ये एंटीबायोटिक्स है। एंटी का मतलब ही क्या होता है, अपोजिट, बायो मीन लाइफ, तो जो ऐसी चीजें जो लाइफ के अगेंस्ट है, एंटी अगेंस्ट होता है ना, यानी जो लाइफ को किल कर सकती हैं या लाइफ को रोक सकती हैं या डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, वो एंटीबायोटिक्स है। द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली बैक्टीरिया एंड फ्यू फंजाई। कह रहा है कि वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करें, कह रहे हैं मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो फंजाई हैं वो भी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स आर आल्सो अवेलेबल। अब कह रहा है कुछ सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं। सिंथेटिक जो हम खुद बनाते हैं किसी नेचुरली किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे नहीं लेते। ठीक है, antibiotics are effective against bacterial infection but are of no use against viruses। कह रहा बच्चों ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये
हेल्पफुल होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ने में, लेकिन जो वायरसेस हैं उनके खिलाफ इनका कोई यूज नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। नेक्स्ट देखें सब टॉपिक 8.10.1 डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। ये पेंसिलिन कैसे डिस्कवर हुई थी? द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन इज एट्रीब्यूटेड टू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। कह रहा है कि पेंसिलिन की डिस्कवरी को किसको एट्रीब्यूट किया जाता है कि किसने डिस्कवर किया था उसको? उसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। ही वाज स्टडीइंग बैक्टीरिया इन हिज लैब। वो अपनी लैब में बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहा था। ही लेफ्ट अ डिश विद बैक्टीरिया अनकवर्ड। When he returned to his laboratory after a holiday, he noticed a mold, Penicillium notatum, growing on that bacterial culture. To his surprise, the mold killed the bacteria around it. He realized the mold was producing a special substance that could kill a wide range of harmful bacteria. He isolated the substance and named it penicillin. Okay, क्या किया उसने कि उसने एक डिश में बैक्टीरिया को अनकवर्ड यानी ऊपर से कवर नहीं किया था, छोड़ दिया से, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न टू हिज लेबोरेटरी, जब वो अपनी लैब में वापस आया आफ्टर हॉलीडे, छुट्टी के बाद वापस आया, ही नोटिस्ड द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम ग्रोइंग ऑन बैक्टीरियल कल्चर। उसने नोटिस किया कि एक जो मोल्ड है पेनिसिलियम नोटेटम वो ग्रो कर रहा है किसके ऊपर? बैक्टीरियल कल्चर के, जिस डिश के अंदर बैक्टीरिया मौजूद था उसके ऊपर क्या है? एक पेनिसिलियम जो है वो ग्रो कर रहा है। टू हिज सरप्राइज द मोल्ड, बाद में जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसको एक और सरप्राइज मिला कि जो वो मोल्ड था पेनिसिलियम जो ग्रो कर रहा है, उसने क्या किया कि जो जितने भी बैक्टीरिया मौजूद थे उस डिश के अंदर उसको उसने किल कर दिया। तो उसने रियलाइज किया कि ये जो मोल्ड था पेनिसिलियम, इसने कोई ऐसा स्पेशल सब्सटेंस प्रोड्यूस किया है जिसने डिफरेंट जो बैक्टीरिया थे उनको किल कर दिया है। उसने क्या किया, उस जो सब्सटेंस था उसको आइसोलेट किया यानी सेपरेट किया और उसका नाम दे दिया पेंसिलिन। Fleming thought penicillin could be used to treat bacterial infections, but he needed help to develop it. फ्लेमिंग ने सोचा कि ये जो पेंसिलिन है इसको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनके खिलाफ लड़ने में, उनको ठीक करने में, ठीक है। क्योंकि जो पेंसिल ये जो सब्सटेंस था इसने बैक्टीरिया को किल कर दिया था, तो उसने सोचा कि डिफरेंट जो हमें इन्फेक्शंस या डिजीजेस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं तो उनको हम ठीक करने में पेंसिलिन यूज कर सकते हैं। तो बट उसको इसको डेवलप करने की जरूरत थी। ही वर्क विद टू अदर साइंटिस्ट फ्लोरी एंड चेन टू प्योरीफाई एंड मैस प्रोड्यूस पेंसिलिन। उसने क्या किया, दो दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम किया जिनका नाम था फ्लोरी एंड चेन, टू प्योरीफाई उस सब्सटेंस जो पेंसिलिन था उसको प्योरीफाई करने के लिए, एंड मैस प्रोड्यूस पेंसिलिन, पेंसिलिन को बहुत ज्यादा मैस प्रोड्यूस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट पेज पर देखें। Finally, penicillin was ready to use and it revolutionized the treatment of bacterial infection. फाइनली क्या हुआ कि पेंसिलिन जो थी वो इस्तेमाल के लिए तैयार होगी और उसने जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट था उसमें एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था ये, ठीक है। इट सेव्ड मैनी लाइव्स एंड बिकेम अ वाइडली यूज्ड मेडिसिन। उसने क्या किया कि बहुत सारी जिंदगियों को बचाया और एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई बन गई। In short, Fleming's discovery of penicillin was an accident that led to a breakthrough in medicine. अगर हम शॉर्ट में कहें तो जो फ्लेमिंग की डिस्कवरी थी वो एक एक्सीडेंट था, यानी उसने कोई इस तरह से नहीं सोचा था, वो जस्ट बैक्टीरिया को डिश में छोड़ गया। जब हॉलीडे के बाद वापस आया तो उसने देखा मोल्ड ग्रो किया हुआ है और बैक्टीरिया किल्ड हुए हुए हैं, तो उसने सोचा कि जो बैक्टीरिया था इसने कोई ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल्ड हो गए। उसने इस सब्सटेंस को सेपरेट किया और उसका नाम रख दिया पेंसिलिन। क्या है कि बेशक ये हादसाती तौर पे डिस्कवरी थी, लेकिन ये ब्रेक थ्रू था, एक बड़ी अचीवमेंट थी मेडिसिन की फील्ड में। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट पेंसिलिन हैज सेव्ड ओवर 500 मिलियन लाइव्स। एक अंदाजे के मुताबिक कि पेंसिलिन ने 500 मिलियन से ज्यादा जिंदगियां बचाई, ठीक है। क्योंकि इससे पहले बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने कोई मेडिसिन नहीं थी, तो ये आई तो इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को काफी कंट्रोल करने में हेल्प मिली। Penicillin was the first successful antibiotic used in medicine.
तो पेंसिलिन क्या थी, हम एंटीबायोटिक्स पढ़े थे ऊपर टॉपिक कि ऐसे केमिकल्स जो क्या करते हैं दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो पेंसिलिन जो थी वो पहली एंटीबायोटिक थी जो कि यूज हुई मेडिसिन में। फ्रॉम 1940 टू 1960s इट वाज वाइडली यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। कह रहा है कि 1940 से लेकर 1960 तक ये बहुत ज्यादा यूज हुई पूरी दुनिया में against bacterial infections, but afterwards many bacteria get resistant against penicillin. Penicillin is still used to treat some bacterial infection. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया थे वो रेजिस्टेंट हो गए अगेंस्ट पेंसिलिन, यानी वो पेंसिलिन के उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली और पेंसिलिन से वो किल नहीं होते थे, ठीक है, बट स्टिल इट इज यूज टू ट्रीट सम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट सब टॉपिक देखें 8.10.2 सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स के एंटीबायोटिक्स के सोर्सेज क्या हैं, हमें कहाँ से मिल सकती हैं। एंटीबायोटिक्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्सेज इंक्लूडिंग, कह रहा है हमें बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज से एंटीबायोटिक्स मिल सकती हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया से, मैनी एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं, बैक्टीरिया से। फंजाई, नेक्स्ट इसका सोर्स क्या है, फंजाई। फंजाई लाइक पेंसिलियम, पेंसिलिन एंड स्फेलोस्पोरियम, स्फेलोस्पोरिन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। फंजाई से भी हमें एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। देन आ जाते हैं प्लांट्स, सम प्लांट्स प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल गार्लिक। क्या कि डिफरेंट प्लांट्स हैं वो भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, लाइक जो हमारे पास गार्लिक है, ठीक है, लहसुन जो होता है, ठीक है। देन आ जाते हैं एनिमल्स, सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स, मेंढक और जो कीड़े होते हैं, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिफेंस अपने आप को बचाने के लिए भी वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखें सब टॉपिक 8.10.3 मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये एक्शन कैसे करती हैं, काम कैसे करती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स वर्क बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेसेस in bacteria, ultimately leading to their death or inhibition of growth by inhibiting cell wall synthesis, protein synthesis, DNA replication and metabolism। यानी कि एंटीबायोटिक कैसे काम करती हैं कि वो बैक्टीरिया के अंदर जाके जो स्पेसिफिक प्रोसेस है उसको जाके टारगेट करती हैं और अल्टीमेटली उस प्रोसेस को अफेक्ट करने के बाद अल्टीमेटली उसकी डेथ कर देती हैं या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, स्टॉप कर देती है। या तो उसको वो किल कर देंगे या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। जब वो ग्रोथ नहीं करेगा तो उसका इन्फेक्शन या उसका फैलने का चांस क्या होगा, कम होगा, या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। और वो कैसे करती है, उनकी डेथ काज करती है या उनकी ग्रोथ को रोकती है कि या जो उनकी सेल वाल की जो सेंसिस है उसको रोक के, या उनकी प्रोटीन सेंसिस को रोक के, या डीएनए रेप्लिकेशन का रोक के, या उनके मेटाबॉलिज्म को रोक के अफेक्ट करके वो उनकी डेथ करती हैं या उनको इनहिबिट करती हैं। सबसे पहले देखें सेल वॉल इनहिबिशन। एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन एंड स्फेलोस्पोरिन इनहिबिट द सेंसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल causing it to weaken and eventually burst। सबसे पहले वो क्या करती हैं, सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं। ये कह रहा है कुछ एंटीबायोटिक्स हैं लाइक पेनिसिलिन एंड स्फेलोस्पोरिन, ये क्या करती हैं कि जो सेल वॉल बैक्टीरिया की सेल वॉल है, सेल वॉल कहती है उनके बाहर जो सबसे आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया की, उसकी सेंसिस को यानी उसको जो फॉर्मेशन हो रही है, जो वो बन गया उसको रोक देती हैं। जब वो बनेगी सेल वॉल तो वो वीक हो जाएंगे और इवेंचुअली बस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोटीन सेंसिस इनहिबिशन। एंटीबायोटिक लाइक टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन बाइंड टू बैक्टीरियल राइबोसोम प्रिवेंटिंग प्रोटीन सेंसिस एंड एसेंशियल सेलुलर फंक्शन। कह रहा है कुछ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं लाइक टेट्रासाइक्लिन होगी या एरिथ्रोमाइसिन, ये जाके बैक्टीरिया के राइबोसोम्स के साथ बाइंड कर जाती हैं और प्रोटीन सेंसिस को रोक देती हैं, यानी प्रोटीन नहीं बनने देती, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो एसेंशियल सेलुलर फंक्शंस हैं वो सेल परफॉर्म नहीं कर पाता, बैक्टीरिया परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी या उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिशन। एंटीबायोटिक्स लाइक जिनेटामिसिन बाइंड टू बैक्टीरियल डीएनए इनहिबिटिंग रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। कह रहा है कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं लाइक जिनेटामिसिन वो जाके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ बाइंड कर जाती हैं और उसकी रेप्लिकेशन को,
जो उसका रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, जो अपनी वो कॉपीज बनाता है उसको रोक देती हैं, और जो वो अपनी रिपेयरिंग कर रहा है, डीएनए में पता है आपको डैमेज भी हो जाता है, तो उसको वो रोक देती हैं। ठीक है। देन है मेम्ब्रेन डिसरप्शन। एंटीबायोटिक्स लाइक पॉलीमॉक्सिन इंटरेक्ट विद बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं लाइक पॉलीमॉक्सिन पॉलीमिक्सिन, वो क्या करती है, वो जाके बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करती है और उसके स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को डिसरप्ट कर देती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक इनहिबिशन। एंटीबायोटिक्स लाइक सल्फोनामाइड inhibit specific metabolic pathways depriving bacteria of essential nutrients। क्या है, कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं लाइक सल्फोनामाइड्स, वो जाके जो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उनको वो क्या कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। डिप्राइविंग यानी शॉर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया को, या उसको महरूम कर देते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट से, जो उनको चाहिए होते हैं वो उनको नहीं मिल पाते बैक्टीरिया को। बाय टारगेटिंग दीज क्रिटिकल प्रोसेसेस एंटीबायोटिक्स इफेक्टिवली प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, हेल्पिंग टू क्लियर इन्फेक्शंस। कह रहा है कि ये जो क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं, जो अहम प्रोसेसेस हैं जो बैक्टीरिया के अंदर हो रहे थे, इनको टारगेट करके एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, और जो उसकी प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन क्या होता है कि इंक्रीज इन नंबर के, जो अपना वो नंबर बढ़ा रही थी हैं, उसको वो रोक देती हैं और इन्फेक्शन को क्लियर करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट देखें सब टॉपिक 8.10.4 एंटीबायोटिक्स क्लासिफिकेशन। अच्छा, एंटीबायोटिक्स को हम क्लासिफाई करेंगे कि कितनी टाइप्स हैं उनकी। एंटीबायोटिक्स दैट inhibit bacterial growth are called bacteriostatic, and those that kill bacteria are bactericidal। क्या है बच्चों, एंटीबायोटिक्स दो तरह की होती हैं, या वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं या वो बैक्टीरिसाइडल होती हैं। ठीक है। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो वो जाके बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, हालांकि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप करती हैं, रोकती हैं, वो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। और जो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं वो बैक्टीरिसाइडल है। नेम से इंडिकेट हो रहा है, बैक्टीरी मीन्स बैक्टीरिया से और साइडल मीन किल, तो जो बैक्टीरिया को किल करेंगी वो बैक्टीरिसाइडल है। और स्टैट का मतलब भी होता है स्टॉप करना या इनहिबिट, तो बैक्टीरियोस्टैटिक वो हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। The antibiotics that act against limited variety of bacteria are called narrow spectrum antibiotics। कह रहा है ऐसी एंटीबायोटिक्स जो एक लिमिटेड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती हैं या एक्ट करती हैं, उनको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है। देखिए, अब हर बच्चों जो एंटीबायोटिक है, ये तो नहीं कि एक एंटीबायोटिक हर तरह की बैक्टीरिया की भी तो वैरायटी है ना, बहुत तरह के बैक्टीरिया थे, तो ये तो नहीं कि एक एंटीबायोटिक हर तरह के बैक्टीरिया को किल करेगी या हर तरह के बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ेगी। तो ऐसे भी एंटीबायोटिक्स जो लिमिटेड वैरायटी यानी बहुत थोड़े चंद एक बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती हैं, उनको हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से। ठीक है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। द एंटीबायोटिक्स दैट एक्ट अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और ऐसी एंटीबायोटिक्स जो एक वाइड रेंज, एक बड़ी रेंज ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती है, उनको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन। सम मेजर ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन एंड स्फेलोस्पोरिन। अच्छा, जो कुछ मेजर ग्रुप्स हैं एंटीबायोटिक्स के, वो कौन कौन से हैं, वो हैं सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, स्फेलोस्पोरिन। नेक्स्ट टॉपिक देखें 8.10.5 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। Antibiotics are essential in medicine, but their overuse and misuse have contributed to antibiotic resistance। कह रहा कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये एसेंशियल ज़रूरी हैं मेडिसिन में, मेडिसिन की फील्ड में, लेकिन इनका जो ओवर यूज़ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और जो मिस यूज़ है, गलत जो इस्तेमाल है, हैव कंट्रीब्यूटेड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई है। Antibiotic resistance in bacteria refers to the ability of bacteria to survive and grow in the presence of antibiotics which are designed to kill or inhibit their growth। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है किसी के खिलाफ लड़ने की
जो कुव्वत होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो केमिकल्स जो बैक्टीरिया को किल करते थे उनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। अच्छा, अब कह रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसी एबिलिटी, ठीक है, ऐसी ताकत, ऐसी जो कुव्वत है या ऐसी सलाहियत बन गई है कि वो क्या कर सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं, कि जिंदा भी रह सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी में, विच आर डिजाइन टू किल आर इनहिबिट द ग्रोथ, कि ऐसे एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल और इनहिबिट करने के लिए बनाई गई हैं, वो उनकी मौजूदगी में भी, बल्कि वो किल नहीं होते ना, अपनी वो ग्रोथ होते, वो ग्रो कर पाते हैं। दिस occurs when bacteria develop mechanism to avoid the effect of antibiotics, making these life-saving drugs less effective. कह रहा है कि ये किस वजह से हो रहा है कि जब बैक्टीरिया ने मैकेनिज्म डेवलप कर लिया अपने अंदर कि वो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ अपने आप को बचा सकता है, और ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो जिंदगी बचाने वाले ड्रग्स हैं, ये लेस इफेक्टिव हो गई हैं। ठीक है, ये इतनी कोई इफेक्टिव यानी असरअंदाज नहीं रही। इट लीड्स टू अनट्रीटेबल इन्फेक्शन दैट रिजल्ट इन इंक्रीज मोर्टेलिटी, जिसकी वजह से जो अनट्रीटेबल इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते, उनका जो नंबर है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी, जो डेथ रेट है, वो इंक्रीज हो रहा है। Resistant infections require longer treatment, increasing healthcare cost and make certain medical procedures risky. कह रहे जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं उनको एक लॉन्गर, लंबा ट्रीटमेंट चाहिए, हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो भी बढ़ रही है, और जो सर्टेन जो मेडिकल प्रोसीजर ट्रीटमेंट्स है वो भी रिस्की हो गए। फॉर एग्जांपल ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एटसेट्रा। टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट पेज पर देखिए, antibiotics are essential in medicine but their overuse and misuse have contributed to। अच्छा, ये वाला पैराग्राफ जो है उन्होंने रीटाइप कर दिया, ये दोबारा लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला ये दोबारा, ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक से लेकर ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एक्सेट्रा, ये ऊपर वाला पैराग्राफ उन्होंने दोबारा रिपीट कर दिया। नेक्स्ट लास्ट लाइन देखें, द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू वेरियस। कह रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस डेवलप होती है बैक्टीरिया के अंदर, ये एक नेचुरल कुदरती प्रोसेस है, ठीक है। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये जो हमारा चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा है, इस चैप्टर था हमारा डिजीजेस। तो डिजीज हमने पढ़ा सबसे पहले कि क्या है, यानी कोई भी जो हमारी कंडीशन है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम हार्म या डिस्कम्फर्ट काज करे, वो क्या है, डिजीज है, ठीक है। तो अब या ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल फंक्शन ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करे, तो वो क्या है, डिजीज है। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, इसकी टाइप्स पढ़ी अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की बेस के ऊपर कि वो कितनी टाइम के लिए रहती है, उसकी बेस पे हमने टाइप्स पढ़ी, एक्यूट पढ़ी एंड क्रोनिक पढ़ी, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो काज की बेस पे पढ़ी हमने टाइप्स उसकी, जिसकी बेस दो टाइप्स थी, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में हमने आगे से पढ़ी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एटसेट्रा। इसी तरह से नॉन इन्फेक्शियस में हमने डिफरेंट पढ़ी, जेनेटिक हो सकती है उसमें, साइकोलॉजिकल एटसेट्रा, इन्वायरमेंटल, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमने डिजीजेस को वन बाय वन डिस्कस किया, जिसमें हमने डायबिटीज, एड्स, कोविड-19, ठीक है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा एंटीबायोटिक्स क्या थी हैं, ठीक है, उनकी टाइप्स पढ़ी, और उनकी जो हमारी मूड ऑफ एक्शन पढ़ा, और उनकी रेजिस्टेंस पढ़ी। होपफुली ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अच्छा, अभी ये आगे देखें, ये समरी है, इसको भी आप एक दफ़ा चाहें तो रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे अभी। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट द पेशेंट फील व्हेन ही गोज टू द डॉक्टर इज। आंसर इज ऑप्शन बी, इलनेस। क्या आंसर है, ऑप्शन बी, इलनेस। नेक्स्ट देखें, बोन फ्रैक्चर इज एन, आंसर इज
Option A, acute disease. Third one is virus and bacteria are example of. Option B, pathogens. पैथोजिन बच्चों के ऐसा भी कहेंगे एनी ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज, कोई भी जो डिजीज काजिंग फैक्टर है या ऑर्गेनिज्म है वो पैथोजिन है, तो उसमें वायरस बैक्टीरिया फंजाई सब आ जाते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज मॉस्किटो इज द deadliest animal on earth because answer is option C, it can spread pathogens. Next is the non-infectious diseases that run in the family are answer is option B, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कह रहा है कि वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज जो एक फैमिली में रन करती हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट इज कोविड 19 इज एन आंसर इज ऑप्शन सी, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या है, एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोविड 19 is spread as global pandemic was reduced after आंसर इज ऑप्शन डी, वैक्सीनेशन की जो एक ग्लोबल एक आलमी वबा थी ये कम कैसे हुई आफ्टर वैक्सीनेशन, कि जब वैक्सीन डिस्कवर हुई, वैक्सीनेशन करवाना लोगों ने स्टार्ट की, उसके बाद ये क्या हुई, कम हुई, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें, HIV पॉजिटिव पर्सन कैन स्टे अप टू 10 years इन स्टेज, ये हमने उसकी 4 स्टेजेस पढ़ी थी ना, तो 10 साल तक वो कौन से स्टेज में रह सकता है, स्टेज 2। आंसर इज ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन इन 2022 26.7% of adults in Pakistan are affected by diabetes. This number is alarmingly high and is also increasing with each year, each passing year we can. Answer is option C. Make lifestyle changes to prevent it. Next is the rapid creation of abnormal cells that grow beyond their usual boundaries and spread to other organs is due to. Answer is option C, cancer. Next is which of the following correctly matches the antibiotic with this source, कौन सी एंटीबायोटिक अपने सोर्स के साथ करेक्टली मैच होती है। ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सोर्स फंजाई, देन है फेलोस्पोरिन एनिमल, पेंसिलिन प्लांट, टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया। आंसर इज ऑप्शन डी, टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 वाज, ये हमने पीछे पढ़ी है कि जो पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर की थी उसका क्या नाम था। आंसर इज ऑप्शन सी, पेंसिलिन। नेक्स्ट इज ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड इज लीथल ड्यू टू। आंसर इज ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। Antibiotic resistance, option B is correct. Next is if all pathogenic bacteria develop antibiotic resistance then health issues will increase regarding option D, bacterial diseases. Next is membrane disruption antibiotics can be grouped as answer is option B, bactericidal. So ये MCQs हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। होपफुली you like this video. If you did, please like, share, comment and do subscribe my YouTube channel. Thank you.